हाय एवरीवन, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जिस प्रकार से मैं सामाजिक विज्ञान के दूसरे चैप्टर यानी कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के टॉपिक पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो उसी चर्चा को हम लोग आज और एक क्लास आगे बढ़ाएंगे यानी कि कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप इसके पहले 3 लेक्चर हो चुका है और आप देख भी चुके हैं, और मैं आपसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट करता हूं मेरे प्यारे भाइयों कि आप जब आप किसी क्लास को देखें तो आप स्टार्टिंग से उस क्लास को ज़रूर देखें। आज तो हम आप लोगों के कहने पर प्लेलिस्ट बना देंगे और उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियो एक ही जगह पे कर देंगे। तो मित्रों, आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग अच्छे से पढ़िए, केवल आप मेरा सपोर्ट करते रहिए। आपको इतना अच्छा कंटेंट, इतना शानदार कंटेंट, इतना आसान तरीके से और आसान भाषा में आपको हम देंगे। सारी जिम्मेदारी हमारी है, बस आपसे हाथ जोड़कर एक ही निवेदन है कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए। और यदि आपको ये हमारा कंटेंट यानी कि ये वीडियो नज़र अच्छा लगे, आपकी नज़र में अच्छा हो, तो आप मेरा सपोर्ट करिए। यानी कि सपोर्ट करने का मतलब ये है कि आप वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक करिए। और हाँ, ये है कि वीडियो डेली शाम को डाला जाता है, तो आप क्या करिए कि आपको वीडियो की जानकारी मिले यानी कि नोटिफिकेशन मिले, तो उसकी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए, हम लोग बिना किसी देरी के एक नए टॉपिक पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। चलिए, तो आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से हेडिंग भी डाला गया है कि खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। इसके पहले हम लोग, आप जानते हैं कि इसके पहले हम लोग आपका चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कंप्लीट कर चुके हैं। और चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के बाद हम लोग आपका अहमदाबाद मिल आंदोलन कंप्लीट कर चुके हैं। और आज ये तीसरा सत्याग्रह आंदोलन है जिसको हम लोग कह रहे हैं खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप अच्छे से देखिए और समझिए। ये जो खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन है, ये वास्तव में ये भी 1918 का है, पर अंतर इतना है कि ये मार्च 1918 का है। ठीक, तो ये खेड़ा क्या है, इसको पहले हम लोग इसी को समझने पे आते हैं। तो खेड़ा कुछ है नहीं, ये वास्तव में एक स्थान का नाम है जो आज भी गुजरात में स्थित है। तो वही लिखा है कि गुजरात में स्थित एक स्थान था जहाँ पर कुनवी पाटीदार किसान थे। यानी कि ये जो किसान थे ना, उनको स्पेशल नाम दिया गया था कुनवी पाटीदार। तो गुजरात में स्थित एक स्थान था खेड़ा जहाँ पर कुनवी पाटीदार किसान थे। अच्छा, और ये जो किसान थे ना, वे उस समय अकाल पड़ा था और प्लेग फैला था। जैसा कि आप इसके पहले 2 सत्याग्रह आंदोलन में देख ही लिए हैं, एक 17 का है और एक 18 का है, तो समय लगभग वही है। तो अकाल यहाँ भी पड़ा था और प्लेग फैला था, जिससे वहाँ के जो किसान थे वो बेचारे बहुत ही परेशान थे। ठीक है, तो किसान परेशान थे, और वो जो किसान थे ना, इतना ज़्यादा परेशान थे कि वो टैक्स नहीं, यानी कि टैक्स ना देने की स्थिति में थे, अर्थात टैक्स देने की हिम्मत उनके पास नहीं थी। इसीलिए वे मांग कर रहे थे, वे सरकार से, ब्रिटिश सरकार से मांग कर रहे थे कि इस वर्ष भू राजस्व वसूली माफ़ कर दिया जाए। यानी कि वो बेचारे खुद ही इतना ज़्यादा परेशान थे कि भू राजस्व देने की स्थिति में थे ही नहीं। इसीलिए वो सारे किसान मिल करके ब्रिटिश सरकार से मांग कर रहे थे कि इस साल भू राजस्व वसूली माफ़ कर दीजिए, अर्थात टैक्स मत लीजिए। ठीक है, माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि अकाल की वजह से इस वर्ष फसल बिल्कुल ख़राब हो गई थी। अब चूँकि अकाल पड़ा था, बारिश हुई नहीं थी, तो इस साल फसल एकदम ख़राब हो गई थी, उत्पादन हुआ ही नहीं था, तो बेचारे किसान देंगे कहाँ से। इसीलिए ये ब्रिटिश सरकार से मांग कर रहे थे कि इस वर्ष भू राजस्व वसूली यानी कि टैक्स को माफ़ कर दिया जाए। परंतु क्या हुआ, परंतु अंग्रेज
या राजस्व अधिकारी, यानी कि राजस्व अधिकारी का मतलब वही अधिकारी जो टैक्स लेते थे, टैक्स इकट्ठा करते थे, उनको कहा जाता था राजस्व अधिकारी। और चूँकि वो सभी अधिकारी या तो लगभग अंग्रेज होते थे या फिर जमींदार होते थे। तो हुआ क्या कि लेकिन अंग्रेज या राजस्व अधिकारी इनकी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं थे। ये बेचारे मांग तो कर रहे थे, लेकिन चूंकि ना तो अंग्रेज और ना ही राजस्व अधिकारी इनकी मांग को मान नहीं रहे थे, मानने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए मजबूरन ये लोग क्या किए, इसीलिए सबसे पहले एक व्यक्ति है, इनका नाम है मोहनलाल पांड्या। तो जैसे हार्दिक पांड्या का नाम सुने हैं, वैसे ही एक व्यक्ति था, उसका नाम था मोहनलाल पांड्या। और मोहनलाल पांड्या नामक किसान ने इस आंदोलन को प्रारंभ कर दिया। ठीक, यानी कि अंग्रेज़ों और जमींदारों के विरुद्ध मोहनलाल पांड्या नामक व्यक्ति ने आंदोलन शुरू कर दिया। लेकिन आंदोलन बहुत सफल नहीं रहा, अर्थात बहुत सफलता उसको नहीं मिली। ठीक, और आगे चलते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, और आगे चलते हैं। जब उसको बहुत सफलता नहीं मिली तो कहा जाता है, अब चूँकि आंदोलन तो वो शुरू कर ही दिया था, इसलिए हुआ क्या कि शीघ्र ही यानी कि जल्दी ही इस आंदोलन में दो व्यक्ति, एक विट्ठल भाई पटेल, अब चूँकि इन्होंने एक सभा बनाई थी, एक संगठन बनाया था, उस संगठन का नाम था सर्वेंट सोसाइटी। तो चूँकि सर्वेंट सोसाइटी के सदस्य ये थे विट्ठल भाई पटेल, और इनके साथ साथ एक और महान व्यक्ति आ गए जिनका नाम था महात्मा गांधी। तो हुआ क्या कि जैसे ही मोहनलाल पांड्या नामक व्यक्ति ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया, वैसे ही जल्दी से यानी कि शीघ्र ही विट्ठल भाई पटेल तथा महात्मा गांधी इस आंदोलन में शामिल हो गए। और जैसे ही ये दोनों व्यक्ति शामिल हुए, कहा जाता है कि ये जो आंदोलन था ना, ये एक मजबूत रूप लेना शुरू कर दिया। यानी कि आंदोलन जो है, ये जो आंदोलन है, ये जो आपका मोहनलाल पांड्या के द्वारा शुरू किया गया ये जो आंदोलन था, ये शीघ्र ही बहुत बड़ा रूप लेने लगा। और कहा जाता है कि इसी क्रम में महात्मा गांधी के शामिल होते ही यह आंदोलन बृहद रूप ले लिया, यानी कि बड़ा रूप ले लिया। और जैसे ही महात्मा गांधी इस आंदोलन का नेतृत्व करने लगे, वैसे बड़े बड़े नेता इस आंदोलन में अपने आप ही शामिल हो गए, अर्थात बड़े बड़े नेता इस आंदोलन में जुड़ते चले गए। ठीक है, तो जब बड़े बड़े नेता इस आंदोलन में शामिल होने लगे, तो अब जाहिर सी बात है कि सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। अब चूँकि बड़े बड़े नेता कौन थे, तो एक व्यक्ति का नाम आप सुने होंगे, इंदुलाल याग्निक, ये शामिल हो गए। ठीक, इंदुलाल याग्निक शामिल हुए। इंदुलाल याग्निक के साथ साथ और कौन शामिल हुआ भाई, इसमें एक और व्यक्ति आ गए, शंकरलाल बैंकर, ये भी शामिल हो गए। बहुत बड़े सेठ थे, तो ये भी शामिल हो गए। इनके साथ साथ एक उद्योगपति की बहन थी, यानी कि अहमदाबाद मिल आंदोलन जब पढ़े थे तो वहाँ पे मिल मालिक जो थे, उनकी बहन थी अनसुईया बेन पटेल, ये भी इस आंदोलन में शामिल हुई। और तो और आप जानते हैं कि इनके साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल भी शामिल हो गए। और इनके भाई सरदार विट्ठल भाई पटेल, वो तो पहले ही शामिल हुए थे। तो ये जो बड़े बड़े नेता थे, ये जब आंदोलन में शामिल हो गए, तो हुआ क्या कि जब ये आंदोलन में शामिल हो गए, तो आंदोलन और भी बड़ा रूप ले लिया और इससे सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। और जैसे ही सरकार पर दबाव बढ़ने लगा, तो सरकार को लगा कि अब क्या होगा, अब तो बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी, विद्रोह होने लगेगा जगह जगह पे। इसलिए सरकार ने क्या किया, चालाकी दिखाते हुए भू राजस्व वसूली को ऐच्छिक कर दिया। ये देखिए, भू राजस्व वसूली को ऐच्छिक कर दिया। ऐच्छिक का मतलब किसानों की इच्छा पर छोड़ दिया, अर्थात जो किसान देने की स्थिति में हैं वो भू राजस्व दे सकते हैं, और जो किसान देने की स्थिति में नहीं हैं, खुद मजबूर हैं, खुद परेशान हैं, वो भू राजस्व ना दें। और अब आप खुद ही बताइए, जब ऐसा कोई सरकार कह देगी कि आप टैक्स अपनी इच्छा के अनुसार दें, यदि इच्छा हो तो दें और ना इच्छा हो तो ना दें, तो आपको क्या लगता है कि कोई व्यक्ति टैक्स अपनी इच्छा से देगा? बिल्कुल नहीं देगा। जब ऐसा हो गया तो वहाँ के जो किसान थे वो उन्होंने टैक्स दिया ही नहीं। और कहा जाता है, अब चूँकि इसलिए आंदोलन किए थे कि टैक्स देना ना पड़े। अब चूँकि जब सरकार ने ऐच्छिक कर दिया, टैक्स नहीं देना पड़ा, तो वहाँ के किसान अपने आप संतुष्ट हो गए, अर्थात ये भी आंदोलन सफल रहा। तो आज हम लोग
जो सत्याग्रह आंदोलन का जो टॉपिक था उस टॉपिक को हम लोगों ने बखूबी डिटेल से अच्छे से कंप्लीट किया। मेरे प्यारे स्टूडेंट विद्यार्थी, आपको कहीं भी समस्या हो मेरे प्यारे भाइयों, तो आप जो है कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए और आप लोग जो है हमारा सपोर्ट करिए ताकि हमको और भी बल मिले और हम आपको अच्छी तरीके से सारे कंटेंट को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर दें, ताकि एग्ज़ाम आते आते आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो जाए कि आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा करके आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।